तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बच्चन पांडे आप सभी का अपने चैनल जीके स्टडी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इतिहास से उठने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये सदाबहार प्रश्न हैं। तो आपको तैयारी को मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं इतिहास की 10 मिनट शो सीरीज, जिसके अंतर्गत हम 10 मिनट में पर डे इतिहास से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन शुरू करने वाले हैं। आज का हम देखते हैं कि इतिहास के प्रारंभिक काल को क्या कहा गया है। जो इतिहास का प्रारंभिक काल था उसे क्या कहा गया है? तो इतिहास के प्रारंभिक काल को कहा गया है, वो कहा गया है पुरापाषाण काल। क्या कहा गया? पुरापाषाण काल कहा गया है। ठीक है। इतिहास के प्रारंभिक जो काल था उसे क्या कहा गया? पुरापाषाण काल कहा गया है। अगला है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? वह कौन सा काल था जिसमें पत्थर के औजार थे वो सबसे पहले पाए गए थे? वो था पुरापाषाण काल। कौन सा काल था? पुरापाषाण काल था। ठीक है। तो पुरापाषाण काल। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए वो प्रसिद्ध है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी खुदाई के समय वहाँ पर एक नगरीय जीवन की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक सिटी की तरह, नगर शहर की तरह यहाँ पर लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ही पक्के मकान मिले थे, नालियाँ बनी मिली ही थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें से कौन सा स्थल था जो सिंधु घाटी के किनारे पर था? वो था मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो स्थान था वो सिंधु नदी के किनारे पर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे अवश्य हैं, क्योंकि पहले के लोग नदियों के किनारे वास करते थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसका स्थानीय नाम क्या था? वो था मृतकों का टीला। क्या नाम था? मृतकों का टीला। अगला हो जाएगा, विशाल स्नागार कहाँ मिले हैं? जो विशाल स्नागार बने मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ पे मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। देवी माता की पूजा संबंधित है, तो देवी माता की पूजा के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पर देवी माता की पूजा की जाती थी। ठीक है। लोथल नामक स्थल लोथल नामक स्थल किस सभ्यता का जहाजी मालगाड़ था? तो किस सभ्यता का जहाजी मालगाड़ था? लोथल नामक स्थल था, वो था सिंधु घाटी का। किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध थी? जो कालीबंगा जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता की अंदर आती थी सिंधु घाटी, तो वो थी काली मिट्टी के पात्रों के लिए, क्योंकि मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे, बने हुए इसमें मिले हैं। इसके अलावा वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। जो वैदिक आर्य थे उनका जो प्रमुख भोजन था वो था दूध और इसके उत्पाद। जो दूध और दूध से बनता है दही, छाछ, घी, तो उससे संबंधित प्रमुख भोजन थे। ठीक है। इसके अलावा वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? जो वैदिक लोगों के द्वारा सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया गया था वो किया गया था तांबा का। किसका किया गया था? तांबा का किया गया था। किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्री कहा गया है? वे कौन कौन से वेद हैं तीन जिनको वेद त्री कहा गया? तो वो है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीन वेदों को वेद त्री कहा गया। क्या कहा गया? वेद त्री कहा गया है। आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। जो आर्य थे, जो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया था। किसका? घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथ का प्रयोग किया था। इसके अलावा ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है, तो वह तथ्य कौन सा है? ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। अधिकांश उस टाइम जो युद्ध हुए थे वो किसके द्वारा लड़े गए थे? गायों के लिए लड़े गए थे।
इसके अलावा पुरोहितों के को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। उस टाइम में गाय पालतू जानवर था, ये पवित्र जानवर था। इसके अलावा ऋग्वेद के टाइम में भी क्या गायों के लिए अनेक संदर्भ दिए गए। ऋग्वेद में भी अधिकांशतः गायों के लिए युद्ध लड़े थे और गाय प्राय उपहार स्वरूप में दी जाती थी और न ही जमीन, ना कि उपहार स्वरूप में पहले जमीन नहीं दी जाती थी बल्कि गायें दी जाती थी। ठीक है। आर्य जनजाति की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? जो आर्य जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती थी सबसे पुरानी, वो कहाँ पर है? वो है सप्त सिंधु में। कहाँ पे है? सप्त सिंधु जगह पे है। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? जो राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है वो कहाँ पर किया गया? वो किया गया है एतरे ब्राह्मण में। किसमें? एतर रे ब्राह्मण में। ठीक है। इसके अलावा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो वो थे गार्गी। कौन थे? गार्गी ने दी थी चुनौती। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया गया था? जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म स्थल था वो किसके द्वारा अंकित किया गया था? वो किया गया था अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ। क्या किया गया था? अशोक मौर्य का जो रूमिनदेई स्तंभ है। क्या? रूमिनदेई स्तंभ। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई है? जो प्रथम बौद्ध परिषद है वो कहाँ आयोजित की गई है? तो राजगृह में। कहाँ पर की गई है? राजगृह में की गई है। बुद्ध का जो अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है? जो क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति क्या है? बुद्ध का अर्थ। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, बुद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे। तो बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्ग जोड़े थे, स्त्री एवं शूद्र। जो ये वर्ग कौन कौन से थे? स्त्री एवं शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों के पर विश्वास करता था? जो बौद्ध धर्म था वो किन मतों पर विश्वास करता था? तो वो मत कौन कौन से हैं? दुनिया दुखों से भरी है। क्या है? दुनिया दुखों से भरी है। यदि इच्छाओं पर काबू ना पा लिया जाए, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? निर्वाण। निर्वाण मतलब होता है समाधान, मतलब स्थिरता आ जाएगी मनो। ठीक है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। लोगों को दुख होता है वो इच्छाओं के ही कारण होता है। ठीक है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। इच्छा ही होती है कि हमें जो नौकरी पानी है, तो नौकरी पाने के लिए हमें जो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, टेंशन झेलनी पड़ती है, वो घर को छोड़कर दूर जाना पड़ता है, ये सब इच्छा ही है तो है हमारी। तो अगर इन पर निर्वाण पा लिया जाए, काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई है? जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनकी रचना किसमें की गई है? तो वो की गई है पाली पाठ में। किसमें? पाली पाठ में। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जो भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है वो है बामसा थपाक सिनी। क्या है? बाम साथ पाक सिनी। क्या है? बाम साथ पाक सिनी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, बुद्ध का बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? जो बुद्ध को जो ज्ञान था, प्रबोध माना होता है ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? वो हुआ था अपन का बोध गया में। ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाले धर्म कौन सा था? जो इच्छा है वो सब कष्टों का कारण है, जो इसका जो प्रचार किया था वो किसने किया था? बौद्ध धर्म ने। यदि इच्छाओं को मार दिया जाए तो कष्ट पाप लोग करते ही नहीं है। ठीक है। आजकल हो रहे हैं जैसे मार कूट पीटा, जितने भी धोखाधड़ी, ये सब पैसे कमाने के हड़पने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही तो किए जा रहे हैं। महावीर कौन थे? जो भगवान महावीर थे वो कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे। क्या? 24वें। क्या? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? जो जैन धर्म का पहला तीर्थकर है वो है ऋषभदेव को। किसको माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। जैन साहित्य को
क्या कहते हैं? जो जैन साहित्य है उसको क्या कहते हैं? अंग। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं, अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। जो दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो है श्रावण बेलगोला में। कहाँ है? श्रावण बेलगोला में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है। जो सबसे पुराना लोहा युग है वो जुड़ा हुआ है चित्रित, दूसर और मृद भांड के साथ। मृद भांड होते हैं बर्तन होते हैं ना, उनको बोलते हैं मृद भांड, मिट्टी के बर्तन। तो उनसे जुड़ा हुआ है लोहा युग। ठीक है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? जो मगध का उत्थान है उसके लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। जो प्राचीन काल में अपन किस भाषा का उपयोग करते थे? तो वो करते थे संस्कृत भाषा को। हमारी तृतीय भाषा किसे कहा गया? संस्कृत भाषा कहा गया। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, वेदों की भाषा संस्कृत भाषा। ठीक है। और सभी भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा को कहा गया है। अगला है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर किसे कहा गया है? सिकंदर को। और पोरस, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ी थी झेलम में। कहाँ पर? झेलम में, झेलम की लड़ाई। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है, जो यहूदियों का धार्मिक पाठ है उसका नाम है मूसा साहेब। क्या है? मूसा साहेब। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य वो लिखा था किसने? पतंजलि ने। किसने लिखा था? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? जो यूनानी थे उनको भारत से बाहर किसने निकाला था? वो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला। ठीक है, याद रह जाएगा ना आपको। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसका पुत्र कौन था? तो वो थे बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? जो बिंदुसार था, जब वो शासन करता था उस समय अशांति किस जगह पे थी? तो वो थी तक्षशिला में। कहाँ थी? तक्षशिला में। तक्षशिला सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था भारत का। अशोक की प्रशासनिक नीतियों में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? जो अशोक की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन किसकी वजह से आया था? वो आया था कलिंग युद्ध की वजह से। किसकी वजह से? कलिंग युद्ध हुआ था उसकी वजह से उसमें परिवर्तन आया था। एक है देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो देवा नाम प्रिय के नाम से विख्यात थे वो थे अशोक। कौन थे? अशोक थे। कलिंगन युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? तो कलिंगम के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? वो किया था रॉक एडिक्स। रॉक एडिक्स। और रॉक एडिक्स थे वो कितने थे? 13वें नंबर के। कितने नंबर के थे? 13वें नंबर के। रॉक एडिक्स 13वें नंबर के। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा था वो था मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज था। इंडिका किसने लिखी है? जो इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है मेगस्थनीज ने। किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने लिखी है। इंडिका जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित है? जो चाणक्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, वो किस विद्यालय में पढ़ाते थे? तो वो थे तक्षशिला में। किसमें? तक्षशिला में। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक किसने समकालीन थे? जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो किसके समकालीन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन। चंद्रगुप्त मौर्य के काल के थे अर्थशास्त्र के लेखक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? जो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस प्रसिद्ध शासक को
शिलालेखों का जनक कहा गया है, जो कौन सा प्रसिद्ध शासक है जिसको शिलालेखों का जनक कहा गया है, तो वो कहा गया अशोक को। किसको कहा गया? अशोक को कहा गया है। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय कौन था? जो मौर्य शासक के दौरान जो स्थानीय था वो कौन था? जिला प्रमुख था। क्या था? स्थानिक कौन था? जिला प्रमुख। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए हम टॉप 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले ही हम सेशन में और हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। हम इसी प्रकार से आपसे पर डे टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ में मिलने वाले हैं। 10 मिनट का शो जरूर देखिए, आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।